औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान and you are watching new episode of Inside Financial Market. बाज़ार हिस्से somehow is active these days. पाकिस्तान का हर वज़ीर जो है वो अब कौंसल खेल रहा है, हर चीज़ के लिए कौंसल बन रही है. However, there is one thing, there is some steady progress which can be said to be a long-term beneficial thing for the state of Pakistan, and that is the real estate sector. आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं. पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अली असगर जो कि TPL RMC के CEO हैं. उसके बाद हम बातचीत करेंगे कासिम कयूम से. उनसे हम व्यू लेंगे कि जो दुबई की मार्केट है उसमें पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ है. अली असगर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वी हैव बीन सीइंग माशाल्लाह यू पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब. इस वक्त आप क्या कर रहे हैं इस पे हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं, मगर पहले हम चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है और जो इस वक्त की सिचुएशन है कि जो तकरीबन कैपिटल मार्केट सेंट्रिक हुई हुई है, कैपिटल मार्केट की तरफ सारा सरमाया समहाउ जाता हुआ नज़र आ रहा है. एंड व्हेन यू लुक एट द रियल एस्टेट सेक्टर, पिछले 2-3 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर ने थोड़े से चैलेंजेस देखे. तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को कवर कर लें और फिर उसके बाद रीट्स जो है वो किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर की बेटरमेंट के लिए एक नया इजाफा है, न्यू एडिशन है, इस पर कमेंट करें. अली असगर साहब, ओवर टू यू. थैंक यू सानी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो सानी, मैं 2-3 हिस्सों में आपके सवाल को ब्रेक करके जवाब दूंगा. सो रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का कोई करीबन आप समझे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 90 ट्रिलियन का इसका साइज है अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं पाकिस्तान के. अच्छा, जबकि पाकिस्तान की अगर आप स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो करीबन अभी मैं जब से इंक्रीज हुई है पिछले कुछ एक आध हफ्ते से 2 हफ्ते से पॉजिटिविटी आई है, उससे पहले का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो कोई 6.5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सो देयर इज 90 ट्रिलियन एंड देन 6.5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसी तरह बैंकिंग डिपॉजिट का जो साइज है या हजम है वो आप समझे कि तकरीबन 22 से लेके और 23 ट्रिलियन तक है. और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की टर्म यूज करते हैं हम, सो वो तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन है. सो स्टिल रियल एस्टेट सेक्टर इन सब में इस वक्त बड़ा है. अभी मैं रीट पे आता हूँ उसके बाद, ठीक है ना. अच्छा, तो इसका हम जो भी इसमें फॉर्मलाइजेशन करें या कुछ भी करें तो इट हैज एन इमेंस पोटेंशियल. अच्छा, साथ ही साथ ये डेफिनेटली इकोनॉमिक साइकिल के साथ लिंक जरूर है. इट्स सिक्लिकल. बिल्कुल आपने सही कहा कि जब अभी हमारा कैट के नंबर्स आउट थे, इंटरेस्ट रेट अपनी पीक पे पाकिस्तान में है तो, और हमारे इंपोर्ट्स के इश्यूज थे, आपकी डिस्पोजेबल इनकम, इन सब वजूहात की बिना पे एक हाउस होल्ड की इम्पैक्ट हुई भी थी. तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में स्लो डाउन बिल्कुल था, मगर कहने का मकसद ये है कि स्टिल जो डिमांड है, जो हमारे यहाँ हाउसिंग शॉर्टेज है, सो स्टिल दिस सेक्टर इज एन इमेंस पोटेंशियल. प्लस आपका टूरिज्म साइड के ऊपर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जिस तरह आपका टूरिज्म पिकअप हुआ है और जो दुनिया में एक आपकी आप समझे री इमेज हुए हैं आप, तो उसके हिसाब से उस तरह के फैसिलिटीज इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वहां भी हम एक पोटेंशियल देखते हैं. अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि जी कैपिटल मार्केट की तरफ इस वक्त काफी रुझान है बिकॉज वो पिक कर रही है, इट्स नाउ टचिंग अबव 55,000 का लेवल, पॉइंट का लेवल. सो मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं कि देखिए कैपिटल मार्केट की तरफ अगर लोग बढ़ रहे हैं तो रीट जो है वो उसमें एक और एवेन्यू ऐड कर सकता है. हमारे कैपिटल मार्केट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स और डेप्थ की जरूरत है, एंड रीट कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन दैट कि लोग कैपिटल मार्केट्स के थ्रू रियल एस्टेट का एक्सपोजर लें, जिसमें रीट इंस्ट्रूमेंट्स इज द ओनली चॉइस. ओनली मैं नहीं कहूंगा, बट आई थिंक मोस्ट सॉट आफ्टर अगर आप डेवलप वर्ल्ड की बात करें और एक इवन एशियन रीजन की भी बात करें, सो वो एक हमारे लिए आई टेक इट एज अ पॉजिटिव एंगल. Understood what you are saying. But when it comes to transformation of the current practice of the real estate sector into the REITs, there happen to be certain
चैलेंजेस आज जो रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों को शिकायत हैं वो बहुत ही नेसेंट और अर्ली स्टेजेस की हैं कि जिसके अंदर लोग कहते हैं कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है वो चीज़ समहाउ नहीं नज़र आ रही होती। जिस टाइम पर जो पेमेंट शेड्यूल कहता है वो पैसे तो बिल्डर के पास चले जाते हैं मगर उस स्टेज के ऊपर वो काम नहीं हुआ हुआ होता। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो आज का जो एक रूडोमेंट्री रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में नज़र आता है उसमें लोगों को मसाइल का सामना है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रीट्स इसमें एकदम आपको प्रॉपर्टी मैनेजर अलग नज़र आ जाता है, रेंटल रीट्स के लिए वो वाला मैनेजर अलग से नज़र आ जाता है और फिर जो डेवलपमेंट साइट के ऊपर काम करने वाली हैं वो भी प्रोफेशनल एंटिटीज़ नज़र आ जाती हैं, जो फाइनेंसियर है वो अलग नज़र आ जाता है और जो पैसे के ऊपर कंट्रोल करने वाली बॉडी है वो अलग नज़र आ जाती है। सो पाकिस्तान के अंदर तो जितनी बड़ी इकॉनमी है उससे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी है, ग्रे इकॉनमी है। कोई बड़ा आदमी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहता। सो पाकिस्तान में ये रीट्स कैसे रास्ता बनाएगा अपना? देखिए, बहुत आपका वैलिड सवाल है और काफ़ी चीज़ें आपने खुद भी इसमें हाइलाइट की हैं। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा रीट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ और फिर हम आपसे दूसरे उस पे सवाल की तरफ भी आते हैं कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। देखिए, जो ब्यूटी है रीट स्ट्रक्चर की, जो आपने काफ़ी इसकी एलिमेंट्स बताए या स्टेक होल्डर्स बताए, मैं और भी इसमें ऐड करूँगा अभी आगे चलते हुए। सो द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ कि इसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैंसिल आउट करता है। राइट। ये एक बहुत बड़ी चीज है इस स्ट्रक्चर के बिल्टअप के अंदर। अच्छा, अब जी देखें, एक आपका फंड मैनेजर या आरएमसी या एसेट मैनेजर वो सेपरेट है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, रेगुलेटेड है, रेटेड है, एसईसीपी से इवन जो उसकी कोर टीम है, बोर्ड है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसका फिट एंड प्रॉपर होता है जैसे बैंकों के अंदर होता है। ठीक है, फिर आपका फंड एक सेपरेट ट्रस्ट एंटिटी है जिसके ऊपर ट्रस्टी है। ट्रस्टी अगेन एक लाइसेंस्ड रोल है फ्रॉम द एसईसीपी, और ट्रस्टी जो है वो होल्ड करता है एसेट या नीचे कंपनीज के शेयर या आपकी जितनी भी अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज और द इन्वेस्टर्स, आप कह लें। ठीक है, फिर इसके अंदर आपका प्रॉपर्टी मैनेजर अलग है अगर रेंटल एसेट है, डेवलपमेंट एडवाइजर अलग है अगर डेवलपमेंट रीट है। फिर जी इन सबको जो मॉनिटर कर रहा है कि मिसाल के तौर पे कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है रीट फंड के अंदर, तो सबसे पहले जो आपका रीट मैनेजर है आरएमसी वो उसको इनिशिएट करेगी। वो जी जाएगी रीट अकाउंटेंट के पास। रीट अकाउंटेंट की टर्मिनोलॉजी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये बेसिकली कोई भी इन क्यूआर रेट क्यूसीआर रेटेड इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होगी। ठीक है ना, उसके पास और एंड अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी उसके पास जाएगी और ट्रस्टी के पास जाएगी। इन दोनों की अप्रूवल होगी तो ही कोई किसी भी तरह की पेमेंट्स हो सकती हैं एक रीट स्ट्रक्चर के अंदर से। एक चीज़ और ठीक क्लियर है। कर दें इसी जगह पर बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, जो डेवलपमेंट एडवाइज़र है उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है कि वो पीसी से रजिस्टर्ड हो या उसको वो सर्टन कंडीशंस को मीट करे? सर, इसमें कोई रिटन क्राइटेरिया नहीं है, मगर जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी आपके पास डेवलपमेंट एडवाइजर आता है, सो एटलीस्ट वो एसबीसीए से लाइसेंस्ड होता है। मैं कराची की जुरिसडिक्शन की बात कर रहा हूँ या सिंध की, जैसे विच इज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। इसी तरह अगर आप बाहर काम करने जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, दूसरी जगह, तो वहां की जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी, एलडीए है, सीडीए है इस्लामाबाद के अंदर, तो उनके जो भी लाइसेंसेस हैं किसी भी डेवलपर या बिल्डर के लिए, तो वो हम डेफिनेटली चेक करते हैं। उसके बाद जो आपका चीज देखी जाती है कि अब वो डेवलपर आया खुद इसको ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सबलेट कर रहा है आगे कंस्ट्रक्शन फेज की मैं बात कर रहा हूँ। सो वहां आप डेफिनेटली एसबीसीए, पीसी और भी जितने आपके इनको जो रेगुलेट करती हैं इंजीनियरिंग बॉडीज, उनके लाइसेंसेस बिल्कुल देखे जाते हैं। इसी तरह जब आप डिजाइनर को काम देते हैं तो वहां उनकी आप
पीकैट-पी की और आईएपी की मेंबरशिप्स को आप बिल्कुल देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान एंड जो पीकैट-पी है आपका आर्किटेक्चरल बॉडी है पाकिस्तान की। सो इनको भी बिल्कुल देखा जाता है, तो इन सब चीज़ों का हम बिल्कुल ख़्याल रखते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि जी ये जो अल्टीमेट बायर है जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वेदर कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी एसेट कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा सवाल या निशान ये आता है कि जी वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है, तो हु विल मॉनिटर के वो कंस्ट्रक्शन भी उसी पेस से हो रही है और हो भी रही है। अच्छा, हु विल आल्सो मॉनिटर कि जी ये पैसे उसी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं और कहीं और नहीं हो रहे। तो अगेन मैं आपको अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊँ जो बहुत ज़रूरी हैं। रीट का फ़ायदा ही ये है कि ये एक फंड है और ये ऑपरेट होता है अपने 2 कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। एक है जी आपका ट्रस्ट डीड, दूसरा है आपका इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडा कह लें, बिज़नेस प्लान कह लें या अगर प्रोस्पेक्टस की टर्मिनोलॉजी से लोग वाकिफ़ हों जो कि लिस्टिंग वगैरह में यूज़ होती है। अली इसमें असगर जिस साहब, तरह अभी लिख चूंकि दिया गया वक्त है। हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, मैं चाहूँगा कि वक्फे के बाद आप ज़रूर एक्सप्लेन करें कि ये जो 1 रुपया भी खर्च होता है, इसकी अथॉरिटी जो एक नॉर्मल बिल्डर है उसके पास रह जाती है या फिर कोई कंट्रोल बॉडी होती है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट हो, हर चीज़ के लिए दे आर कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड वी वुड लाइक टू हेयर कि वेदर जो कैश की डिस्बर्समेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट की अवॉर्डिंग है, उसमें क्या कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सो आपसे बातचीत करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में अली असगर ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो रीट्स का सेक्टर है, सेगमेंट है, उसकी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चैलेंज संगीन है, बट दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग इनफैक्ट क्वाइट वेल। उन्होंने अपने बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया और बताया कि हर स्टेज के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए रीट्स अकाउंटेंट, पैसे के रिलीज़ के लिए अभी वो बताएंगे कि किस तरह की कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और जिस स्टेज पे जो काम होना है उसको देखने के लिए, और जो एंटिटीज़ ये काम परफॉर्म कर रही हैं उनकी भी सर्टिफिकेशन, उसको भी देखने वाली इंडिपेंडेंट फर्म्स। सो देर आर इनफैक्ट अ नंबर ऑफ कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस जो लोगों को इस बात से निजात दिलाती हैं कि अभी जो लोग बुकिंग करा के 5-5, 10-10 साल तक बिल्डर को ढूंढते रहते हैं, वो वाले सवालात इंशाल्लाह ताला रीट्स के पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री सेगमेंट है उसमें जगह बनाने से ख़त्म हो जाएंगे। सो अली असगर साहब, ओवर टू यू। ये जो पेमेंट के कंट्रोल्स हैं, इसके ऊपर प्लीज़ बताएं कि हु इज़ ऑथोराइज्ड टू साइन द चेक्स एंड अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जी, थैंक यू सानी। सो मैं इसमें ये बता रहा था आपको कि रीट के रेगुलेशंस और स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन हुआ है कि इसके अंदर एक इनबिल्ट एस्क्रो मैकेनिज्म है। अच्छा जी, अब ये एस्क्रो मैकेनिज्म क्या है और ये किस तरह काम करता है? लेट्स से आपने एक अपार्टमेंट बुक करवाया है किसी भी रीट के प्रोजेक्ट के अंदर। सो आप जब कभी कोई पेमेंट करेंगे एडवांस सेल की मद में या ऑफ प्लान सेल की मद में, तो ये जो एंटिटी है रीट की, जो उसका बैंक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है, उसी में जाएगा ये पैसा। राइट। ठीक है, आ गया। अब इस डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट से पैसा कैसे निकल सकता है? एक तो पहले किस लिए निकल सकता है? सिर्फ उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड खर्चों के लिए निकल सकता है। ये बात राइट। तो तय हो गई, बिकॉज़ ये आपके कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा? जी, सबसे पहले आपकी एक जो डेवलपर एडवाइजर है, वो किसी भी खर्चे की एक रिक्विजिशन मूव होगी, जो इंडिपेंडेंट है, आरएमसी के पास आएगी। आरएमसी रन बाय अ प्रोफेशनल टीम। वो आरएमसी ये पेमेंट का चेक नहीं काट सकती जब तक के वो ये अप्रूवल पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ मूव करेगी रीट अकाउंटेंट एंड ट्रस्टी को। रीट अकाउंटेंट अगेन अ चार्टर्ड मैनेजमेंट फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, वो इसको पूरी चीजें देखेगी कि जी किस कॉन्ट्रैक्ट की मद में किस खर्चे के तहत पेमेंट हो रही है, और ट्रस्टी भी इंश्योर करेगा कि ये कहीं उस कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स की बाउंड्री से बाहर तो नहीं है, कोई प्रोजेक्ट के अलावा तो कोई पेमेंट नहीं हो रही। जब इनके अप्रूवल्स आ जाएंगे, देन ओनली आरएमसी कैन इश्यू अ चेक। अच्छा, ये मैं आपको बात बता रहा हूं जहां एसपीवी मॉडल इन्वॉल्व है कि एसेट जो है रीट फंड के नीचे एक कंपनी में रखा गया है। राइट।
दूसरी तरफ जिस केसेस के अंदर एसपी मॉडल नहीं होता और आपका एसेट रीट फंड के लेयर के ऊपर रखा हुआ होता है, वहां तो चेक बुक भी ट्रस्टी के पास होती है, ट्रस्टी चेक काट रहा होता है ऑन द एडवाइस ऑफ आरएमसी। तो कहने का मकसद है कि जब आपकी 3-4 लेयर मॉनिटरिंग एंड चेकिंग इन्वॉल्व हो जाती है और ये सारी पार्टीज जो हैं वो लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोफेशनल टीम्स आर मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि पैसा कहीं और नहीं यूटिलाइज हो सकता। अंडरस्टूड। जो अली आपके असगर फिर साहब, भी चूंकि प्रोग्राम में सर, वक्त थोड़ा सा कम बचा है, सो आई वुड वांट कि आप थोड़ा सा जो आपका करंट प्रोजेक्ट है इसको हाईलाइट कर दें और इसके बारे में बता दें कि किस स्टेज पे है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर इन्वेस्टर को इसके बारे में कोई इंटरेस्ट है, पोजीशन लेनी है, तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? अच्छा इसमें हमने जो रीट लॉन्च की है, इनिशियल 3 एसेट्स के साथ लॉन्च की है। जो हमारा अभी इनिशियल पोर्टफोलियो है रीट का, रीट फंड का नाम टीपीएल रीट फंड 1 है। राइट। इस वक्त हम प्राइवेट रीट फंड है और हम लिस्टिंग की तरफ थोड़े अरसे में जाने वाले हैं। चूंकि 3 साल का आपके पास टाइम होता है फाइनेंशियल क्लोज से, तो हमारा प्लान है थोड़े अरसे में हम इसको लिस्टिंग पे ले जाएं। अभी 3 साल में हालांकि वक्त है। इस वक्त जो 2 प्रोजेक्ट्स हमारे काफी एडवांस स्टेज पे हैं। एक जी मिक्स यूज प्रोजेक्ट है इन क्लिफ्टन नियर मैरियट होटल। वो इट्स ग्राउंड प्लस 37 स्टोरी प्रोजेक्ट और ये हाई एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है विद सम कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल एट द ग्राउंड लेवल। प्रोजेक्ट स्टेटस इस वक्त ये है कि इसकी फाउंडेशन पाइलिंग एंड एक्सकेवेशन हो चुकी है एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन इज इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट और ग्रे स्ट्रक्चर इसका इन प्रोग्रेस है। तो ये अपडेट है और इसका कंप्लीशन टारगेट इज मिड ऑफ 2026। दूसरा जो हमारा गेटेड कम्युनिटी है, 40 एकड़ मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटी, उसका मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है और वो प्रोजेक्ट इस वक्त डिटेल डिजाइन फेज के अंदर है। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तकरीबन अगले साल के मिड में शुरू होगा और इसका जो पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होके और मतलब जो पहला टावर आएगा ऑफ प्लान सेल के लिए, पहली बिल्डिंग जो आएगी वो आएगी कोई तकरीबन एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2024। ये कोई बाय डिजाइन ये 17 टावर्स पे मुहित होगा, मिड राइज टावर्स होंगे और कोई तकरीबन 3000 अपार्टमेंट्स का ये एक मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटी हम वाटर फ्रंट कम्युनिटी बना रहे हैं। तीसरा जी हमारा है इसमें टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि आपके ऑफिस और होटल मार्केट को सर्व करेगा। उसमें अभी हम डिटेल डिजाइन के स्टेज पे हैं। तो ये अपडेट है और इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्टली बैंक्स और रिटेल के अलावा कोई भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एफआईज ये इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एज सून एज हम लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो फिर रिटेल सेगमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट But कर in the सकता है primary एज एन market, इन्वेस्टर। are you allowing HNWIs to also participate? Is there a ticket size involved? सानी साहब इस वक्त नहीं कर रहे, नॉट नाउ, बट इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जैसे हम लिस्ट हो जाते हैं तो एचएनआईज भी आ सकते हैं और रिटेल भी आ सकते हैं। इस वक्त हमारा फोकस इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स है, सॉरी। Fantastic. We've got only 2 minutes. We would want you to kindly give a message to our audience, और हमारी audience में जो आपके retail segment के players हैं उनके साथ HNWIs भी होते हैं. So over to you please. सर मैं ये कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि रीट इज द फ्यूचर, रीट इज द राइट एंड टेस्टेड व्हीकल इंटरनेशनली। अगर आपने रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इट्स अ मोस्ट ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। और ये जो ग्रे और वाइट की बात है, ये हम जैसे चंद शायद कुछ ममालिक रह गए जहाँ ये चीज है। इस चीज ने फॉर्मुलाइज होना ही है। शायद आपका और मेरा टाइमिंग के ऊपर इख्तलाफ हो कि मैं शायद कह रहा हूँ 2 साल में होगी, आप कहें 3 साल 5 साल में होगी, बट होना है। सो दैट्स द ओनली वे एंड दैट्स द मोस्ट ट्रस्टेड वे। दुनिया में इस वक्त 40 ममालिक रीट रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर चुके हैं, शायद 40 से भी ज्यादा है। 1960 से यूएस में रीट्स चल रही हैं और रीट सिर्फ इसी सेक्टर को कवर नहीं करती, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज, बल्कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रीट्स भी आती हैं जहां आप एन्युटी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। रिटायरमेंट फंड्स के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए इसको बिल्कुल देख सकते हैं। सो दिस इज द फ्यूचर। तो फॉर इंस्टीट्यूशन एंड HNWIs अभी तो उनकी नज़रें इस बात पर है
कि 4 महीने में 47% मार्केट अप्रिशिएट हो गई है। 5 साल बाद ये वक्त आया है और इस तरह की स्पेल के लिए हिस्ट्री बताती है कि एक बहुत बड़े बेयरिश स्पेल के बाद जब बुल होती है मार्केट, तो मार्केट 4 से 5 साल जो है वो 15-17% से ऊपर का रेट मेंटेन करती है और इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट रहते हैं। सो गिवन दीज नंबर्स, यू स्टिल पॉजिटिव कि जो आपकी रीट्स की प्रोडक्ट है या इन जनरल रीट्स की जो प्रोडक्ट्स है वो इन्वेस्टर के लिए सेफ हेवन साबित हो सकती है? बिल्कुल सर। गिवन द स्ट्रक्चर, गिवन द बैकिंग, एंड मैंने जैसे आपको बताया कि स्टिल रियल एस्टेट बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का पार्ट है और कैपिटल मार्केट्स के थ्रू ही ये इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो कैपिटल मार्केट का इससे पॉजिटिव कॉरिलेशन है। अगर कैपिटल एंड मार्केट्स अच्छी चल रही है ऑन तो द फिर कैपिटल हमारा गेन रियल एस्टेट साइड अच्छा यू चलेगा। हैव दिस व्यू कि इसमें जो अपसाइड है वो शायद बेहतर भी हो सकती है। जी हिस्ट्री तो यही बताती है। बिल्कुल आप बिल्कुल भी कहते हैं बिल्कुल। यार, मैं सब कुछ तो नहीं कहूँगा। सो यू एग्री विथ मी? नहीं सर, देखिए इंटरेस्ट रेट हम सबको पता है कि कोई 22-23% सस्टेनेबल नहीं है, इट हैज या टू कम डाउन, बट प्रॉपर्टी में आईएमएफ आप ने एक एग्री किया है कि सस्टेनेबली इतना 18% से कमा ज़्यादा सकते हैं। होने की वजह से इकोनॉमी चौक हुई है। सो 18% तो वो एग्री कर गए, इसमें 4-5% की तो गुंजाइश निकल आई। बिल्कुल तो यू होपफुल। एग्री। अली असगर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कासिम कयूम। ये रुश्द कैपिटल के एनालिस्ट हैं। इनसे हम एक व्यू लेते हैं कि ये जो यूएई की इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट है, इसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कासिम कयूम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। यस कासिम साहब, अभी हमारी बातचीत हो रही थी टीपीएल आरएमसी के सीईओ से। उन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, एक 3 साल का चैलेंजिंग पीरियड फेस करने के बाद अब उसमें कुछ ट्रैक्शन है। बट ही वाज वेरी क्लियर कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्से में 1-2 महीने ट्रैक्शन रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, बिकॉज 2 महीने में बाज़ार जो है 47% बढ़ गई है। एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन के 4 से 5 साल तक बाज़ार में बेहतरी रह सकती है। हाउएवर ही मेंटेन्ड कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेगमेंट है, वो उसका जो रिटर्न है वो शायद 20% से ज़्यादा रह जाए और इक्विटी मार्केट उससे कम रह जाए। सो दिस वाज समहाउ समथिंग अबाउट द पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर। देयर आर नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हु आर सीकिंग टू इन्वेस्ट इन यूएई। वुड यू वांट टू सजेस्ट समथिंग फॉर देम? उससे पहले थोड़ा सा एक यूएई की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके ऊपर अपना व्यू दे दें प्लीज़। अच्छा शहन साहब, थैंक यू। अब यूएई मार्केट का कंपैरिजन पहले हम कर लेते हैं कि यूएई मार्केट जो है वो आफ्टर कोविड, बल्कि मैं प्री कोविड आपको बात करूंगा कि 2015-16 के बाद यहाँ पे एक जो कॉमन टॉक थी ना, टॉक ऑफ द टाउन, वो ये थी कि ओवर सप्लाई हो गई है यूएई के अंदर ना। क्योंकि हर डेवलपर जो था ही वाज कमिंग विद प्रोजेक्ट्स, और क्या हुआ कि एवरी ईयर 5-10%, 5%, 10% अंटिल प्री कोविड आपकी प्राइसेस जो थी पिछले 4-5 साल से वो नीचे आ रही थी। कोविड की वजह से एक उससे भी बड़ा जंप, एक डेप्रिसिएशन हमने देखी, और अराउंड 20-30% मार्केट जो है वो फर्दर कोविड में गिरी। ठीक है, तो प्राइसेस अगर आप उसकी कॉस्ट के हवाले से देखें या जिस पे डेवलपर ने दी, तो 50-60% तक डाउन हो गई थी कोविड के दौरान। मगर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम कोविड के बाद एक एक दो दो चेंजेस आए। एक तो वापस जो वो सप्लाई थी वो कहीं न कहीं एडजस्ट हुई। दूसरा ये हुआ कि लोगों का जो ट्रेंड चेंज हो गया। पहले लोग अपार्टमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे और अपार्टमेंट्स में जो वैल्यूएशन थी वो ज़्यादा ट्रेंडी थी। मगर आफ्टर कोविड या जो कोविड के दौरान जो लोगों ने ट्रेंड चेंज हुआ ना, जो देखा गया वो ये था कि अपार्टमेंट से लोग विलास में मूव हो गए। और बड़ी मज़े की बात है कि अगर आप दुबई की हिस्ट्री निकालें 15-20 साल की, तो हमेशा अपार्टमेंट का ही डिस्कशन हुई है, क्योंकि जो रेंटल यील्ड्स विलास के ऊपर होते हैं वो 2-3% से ज़्यादा कभी भी नहीं हुए। तो अपार्टमेंट्स इसलिए अट्रैक्टिव थे, एक तो उनकी प्राइसेस बढ़ती थी, दूसरा आपको 7-8-9% जो है वो अपार्टमेंट्स पे रिटर्न मिल जाता था राइट। एज़ कम्पेयर टू विलास। मगर ड्यू टू कोविड शायद लोगों को विलास की ज़रूरत थी, लोग थोड़े क्योंकि पैसे भी थे लोगों के पास, तो वो
हेजिटेंट थे कि वो अपार्टमेंट्स में ना रहें और बहुत सारे लोग विलास में मूव हुए। तो इवेंचुअली पहले स्टार्ट हुए अपार्टमेंट्स की प्राइसेस बढ़नी, विलास की रेंटल बढ़नी एंड देन प्राइसेस बढ़नी। मैं कोविड के स्टार्ट से लेकर आप अभी तक की अगर अपार्टमेंट्स की प्राइसेस देखें तो ऑन एवरेज 100% इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है? सॉरी विलास की, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपार्टमेंट्स कहेंगे तो वो 40-50% इससे ज़्यादा अपार्टमेंट्स इंक्रीज नहीं हुए। दूसरा कुछ ऐसे जो विलास हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है हम पूरे दुबई की बात करें तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं उसके अंदर। तो कुछ जगहों पे इवन 200% जो है वो प्राइसेज़ में इंक्रीज़ आई है, ठीक है? अ, जो ये क्वार्टर गुज़रा है Q3 उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें Q3 के अंदर, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस करते रहे, अपनी लास्ट कॉल में भी हमने डिस्कस किया कि प्राइसेज़ बहुत ऊपर चली गई हैं, ऑलरेडी अपार्टमेंट्स की भी और विलास की भी। तो उसकी वजह से अब जो Q3 में मैंने इम्पैक्ट देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि प्राइसेज़ इंक्रीज़ तो हुई हैं, व्हिच इज़ अराउंड 5% ऑन एवरेज जब आप बात करते हैं। राइट, मगर बहुत सारे एरियाज़ में प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे भी आई हैं, ठीक है जी? राइट, ख़ास तौर पे एक एमिरेट्स हिल्स एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह है, जितने भी आपके जो भी दुनिया के अमीर-तरीन लोग हैं, इवन पाकिस्तानी अमीर लोग हैं, वो भी उनके भी जो विलास हैं, वो वहाँ पे हैं, बल्कि मेंशन्स होते हैं वहाँ पे। तो आप ये देखें कि वहाँ पे 15% प्राइस नीचे आई है। राइट, एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द दुबई जहाँ पे ओवरऑल 5% ऑन एवरेज प्राइस ऊपर गई है। राइट, तो दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट नो डाउट स्टिल अट्रैक्टिव, मगर मुझे लगता है थोड़ी-सी ओवर प्राइस है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, ठीक है? अभी ओवर प्राइस होने की एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है, वो एक तो वॉर थी आपकी, जो रशियन वॉर हुई, फिर पाकिस्तान से बहुत पैसा आया, जिनके पास थे पैसे, उन्होंने मूव किए पाकिस्तान से पैसे यहाँ पे और उन्होंने अपार्टमेंट्स लिए। अ, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले जो कुछ पीरियड है, शायद प्राइसेज़ यहीं पे ही मूव रहेंगी दुबई के अंदर स्पेसिफिकली। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो कोई स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि आप उसको डेली प्राइसिंग आ रही है और आप उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो राइट, यूजुअली जो अगर प्राइसेज़ नीचे भी जाती हैं तो सेलर जो है वो सेल नहीं करना चाहता, तो यूजुअली 100 साल-साल 2-2 साल वो वेट करते हैं, अगर राइट। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए तो। जी। सो एक आम पाकिस्तानी जो 2.5-3 लाख जिसके पास दिरहम हो, कैन यू से टू हिम कि वो भी कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर 7-8% की यील्ड एक्सपेक्ट कर सकता है इन DHS टाउन? देखिए बात ये है कि अब इस टाइम पे जो अपार्टमेंट एवरेज अपार्टमेंट है ना, मेरा ख़्याल है वो 1 मिलियन से ऊपर का है। ठीक ओके, है जी। अब ओके, मैं उसमें एवरेज का मतलब ये है कि मैं 1 बेडरूम की बात कर रहा हूँ। अब 1 बेडरूम अगर आप एवरेज 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे जो एवरेज दुबई के अपार्टमेंट की प्राइस है पर स्क्वायर फीट जो है वो अराउंड 13-1400 है। राइट, चलें आप थोड़े से अगर रिमोट एरिया में चले जाते हैं तो शायद 600-700-800 पर स्क्वायर फीट में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। तो आपका 8-9 अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो 8-9 लाख का बन गया और आपने 20% 30% डाउन पेमेंट करके वो ले लिया। तो प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं इस टाइम पे, आपको 6-7% के ऊपर 5 टू 6% के ऊपर अगर आपको लोन मिल रहा है, तो आप तो यील्ड एक्स्ट्रा कमा ही नहीं सकते। या, तो एक्चुअली वो जो आपने लोन लिया है, वो आपकी सारी की सारी सेटलमेंट कर देगा इनटू जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, ठीक है? राइट, तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट तो मैं उसको कभी अब रिकमेंड नहीं करता एज़ अ इन्वेस्टर, क्योंकि हम लोग वैसे हम लोग यूएस में इन्वेस्ट करते हैं एज़ अ कंपनी, हम लोग का राइट, जो मेन है। मगर जब हम ये देखते हैं कि डेट सर्विसिंग के बाद अगर इन्वेस्टर को कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो मुझे लगता है कि वो कोई अच्छी प्रोपोज़िशन नहीं है और एट दैट टाइम के जहाँ पर प्राइसेज़ बहुत हाई हों, ठीक है? तो प्राइसेज़ ऑलरेडी हाई हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से आपको रेंटल इनकम मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका वो सारा पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वो बहुत अच्छी हाँ, जिसने रहना है उसके लिए बहुत अच्छी प्रोपोज़िशन है कि वो रहे, वो अपने लिए अपार्टमेंट ले और उसमें रहे एज़ कम्पेयर टू के लोग रेंटल अपार्टमेंट्स में रहें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेंट्स आल्सो इंक्रीज़्ड अ लॉट, ठीक है राइट, ना? रेंट्स जो आम एरियाज़ में भी थे, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। ऑलमोस्ट डबल हो गए। यानी कि जो स्टूडियो आपको 40-50 हज़ार में मिल जाता था, वो अब 70-80 में मिलता है। ठीक है जी? इसी तरह 1 बेडरूम, 2 बेडरूम मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने कोविड या इन बिटवीन कोविड जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, तो उनको 2 एडवांटेज हुए। एक तो प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर गई। दूसरा, अब उनको ये एडवांटेज हुआ कि वो रेंटल जो थे, वो भी इंक्रीज़ कर गए। तो अभी अगर वो प्रॉपर्टी ना ली होती, तो वो डबल रेंट भी पे कर रहे थे इस टाइम पे मार्केट के राइट, अंदर। राइट। So, so you
कैन सजेस्ट टू अ पाकिस्तानी कि उसको अगर दुबई में सेटल होना है या अपने लिए जगह लेनी है और 15 जी स्क्वायर फीट तक का उसको स्पेस रिक्वायर्ड हो, तो वो 1 मिलियन दरहम में कर सकता है? जी, जी, 1 बिलियन दिरहम में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसमें डेफ़िनेटली बैंक आपको लिवरेज दे देता है। आपको अराउंड अब क्योंकि बैंक्स थोड़े से क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर हैं, तो बैंक भी थोड़ा-सा प्रोफ़ाइल देख के स अराउंड 70% आपको लिवरेज मिल जाती है। ठीक है? तो मैं तो ये समझूँगा कि आपकी प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर्टी रहने के लिए बाय करें। मगर एज़ अ इन्वेस्टर देखिए आप एज़ अ इन्वेस्टर आपको ये नहीं सिर्फ़ देखना होता कि प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं, तो ओके लेट्स बाय। क्योंकि जो राइट, हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो इन्वेस्टर आके जो है ना इन्वेस्ट कर देता है और फँस जाता है। सेम विद द रियल एस्टेट मार्केट एज़ वेल कि राइट। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जा रही है और आप ये इमेजिन करें कि भई मैं इसमें घुसूँगा और क्योंकि इट्स हाइली लिक्विड मार्केट, ठीक है ना? तो जो रीट सेक्टर उसमें है अगर आप एक दफ़ा उसमें पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर सकता है विद अ स्मॉलर चंक? जी, जो रीट्स हैं जो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे रीट से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है वो क्राउड फंडिंग का सेटअप स्टार्ट कर दिया है। आपके पास 500 दिरहम है, यू कैन ओपन एन अकाउंट एंड यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है जी। राइट, राइट, उसमें ये है कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो यहाँ पे कुछ क्राउड फंडिंग है, उन लोगों ने क्या किया स्टार्ट किया है क्योंकि क्राउड फंडिंग भी एक है तो इल्लिक्विड ना आपने इन्वेस्ट कर दिया, यू हैव टू वेट फॉर 2, 3, 4 इयर्स। राइट, मगर उन्होंने अब क्या किया कि उन्होंने एक सेकेंडरी मार्केट ओपन कर दी है, जो कि एवरी 6 मंथ्स वो 2 वीक्स के लिए एक विंडो ओपन करते हैं कि अगर आपको चीज़ बेचनी है, अपना आपने एक स्टेक लिया 2% है आपके पास लेट्स सपोज़ एंड यू वांट टू सेल तो आप उसको बेच सकते हैं। किस और मगर उसके सामने एक बायर भी होना चाहिए। मतलब राइट, मैं आपके पास लेट्स सपोज़ आपने 2000 दिरहम की एक प्रॉपर्टी का स्टेक लिया है, अब आप वो बेचना चाह रहे हैं। राइट, तो वो बेचने के लिए लेट्स सपोज़ मैं वो खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं बायर के तौर पे वहाँ पे आऊँगा। आपने अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस लगा दी है, लेट्स सपोज़ इट्स ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम। अब जिस तरह मैंने अभी क्योंकि एक कंपनी का मैं देख रहा था, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्काउंट पे लगी हुई हैं। क्यों? राइट, क्योंकि उनके रेंटल यील्ड जो अब ऑफर हो रहे हैं, वो 3-4% है। ओके, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू कि जब वो प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हुई थी तब 7-8% रेंटल यील्ड थी। ठीक है? क्योंकि वही बात है कि आपने ये देखना है कि यार मुझे अ, अब वो लोग जिन्होंने साल 2 साल पहले शायद हाई प्राइसेज़ पे या इन बिट कोविड से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ ली या इन बिटवीन अब हाई प्राइसेज़ पे ली हैं और अब वो 2 क्वार्टर के बाद बेचना चाह रहे हैं, तो उनको 10% 5% इट्स ये सेलर की अपनी मर्ज़ी है राइट, कि वो कितने राइट, पे बेचना चाह रहे हैं, कितना वो नीडी है। सही है। बट येस कासिम, 500 से चूँकि आप प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहूँगा कि वो शॉर्टली अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। हाँ, पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े-बड़े नाम हैं, वो यूएई में अपने कॉर्पोरेट सेटअप कर रहे हैं। सर्ल जैसा बड़ा जी, नाम यूएई के अंदर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको मूव करने के लिए उसने जगह एक्वायर जी, कर ली है। सो व्हाट इज़ जी। इट फॉर अ बिजनेसमैन, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कंसेशंस तक के जो यूएई की महंगी लेबर है, वो पाकिस्तानी कंसर्न्स को, बिजनेसेस को अच्छी नज़र आ रही है? देखिए 2 जो आपको मेजर इश्यू आए हैं जो कि शायद पिछले 30-40 साल में नहीं नज़र आए थे, वो ये था कि जी अब बिज़नेसमैन कहीं न कहीं खुश था, या ठीक है ना? पॉलिटिकली जैसे भी चीज़ें चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिज़नेसमैन देखता था अच्छा यार उसको उनको पता था 5% हमारी डेप्रिसिएशन है, वो राइट, 2-3 साल नहीं भी हुई, तो अगले 2-3 साल बाद वो 5% कहीं न कहीं 10-15% डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट हो जाती थी। मगर जो अब हुआ है, उसमें 2 नुकसान हुए हैं। देखें, मैं एक आम बिज़नेसमैन की बात करता हूँ जिसके पास लेट्स सपोज़ $100 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़े हुए थे। वो तो बैठा-बैठा गरीब हो गया, उसके $50 मिलियन रह गया, वो कुछ बाय नहीं कर सकता बाहर से मार्केट से, या ठीक है? अगर उसको एक्सपैंड करना है, तो उनको शायद ये एक अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि देखें यूएई के मार्केट या जीसीसी के अंदर एक तो इट्स वेरी नियर। आप 2 घंटे, 3 घंटे की इवन तो अगर कराची से लेते हैं तो 1.5 घंटे की आप फ्लाइट लें और आप यहाँ पे आ जाएँ। सेकंडली आपकी हर चीज़ डॉलर बेस्ड है। मतलब दिरहम इज़ बैक्ड विद द डॉलर तो एक्चुअली अगर आप सोचे तो वो डॉलर में ही है सारे पैसे आपके, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर आपने एक्सपैंड करना है पाकिस्तान में तो आपकी वो एक एज़ अ एफडीआई कंसीडर होगी पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बिज़नेसमैन को तो हर तरह से ये अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि मैं अगर यहाँ पे फिर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का इश्यू नहीं है। आपने कुछ इम्पोर्ट करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। पाकिस्तान में तो आपके 25 इश्यूज़ हैं, यस, ठीक है? आपके कस्टम से लेकर आपके बाकी मामलात तक, जब तक आपकी सेटिंग्स नहीं है, आपकी चीज़ें नहीं क्लियर होती।
तो मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है इस हवाले से कि वो इंटरनेशनली अगर एक्सपेंड होना चाह रहे हैं। और मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करता हूँ। हमारे देखिए नेबर्स हैं इंडिया, उनका सारा बिज़नेसमैन यहाँ बैठा हुआ है, राइट। ठीक है? कोई भी आप बिज़नेस उठाएँगे, वो आपके बिज़नेसमैन हमारे बिज़नेसमैन बाहर निकले नहीं, ठीक है? वो पाकिस्तान में ही रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपेंड किया, किसी ने कोई बड़ा सेटअप लगा लिया है, जैसे गारमेंट्स में कुछ या शॉप्स आपको नज़र आएँगी दुबई में, कितने हैं? 5-6 ब्रांड्स हैं, उनकी भी 2-2 या शॉप्स हैं। एज़ कम्पेयर टू मैं कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करूँ, उन्होंने ब्रांड्स यहाँ चलाए हैं, बाद में वो जो है ना इंडिया में लेके गए। या तो वो माइंडसेट मेरा ख्याल है शायद इट्स अ राइट टाइम के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेंटर बना सकते हैं। आई एम नॉट फेवरिंग एनी कंट्री डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी के मगर शायद कहीं ना कहीं हमें अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है जहाँ पे बिजनेसमैन और मेरा ख्याल है आज से 10-15 साल पहले सेम गारमेंट्स में भी हुआ कि हमारे या बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो उठ के बांग्लादेश गए थे। ठीक है, या तब भी ये बिल्कुल इशू हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर इश्यूज स्टार्ट हो गए एंड देन उनको मजबूर है क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है ना वो किसी गवर्नमेंट का किसी का नहीं होता, उसको अपने बिजनेस से गर्ज होती है। राइट। ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में अगर आप अच्छे हालात पेश कर दें इन्वेस्टर को, द इन्वेस्ट बिजनेसमैन को, वो उसमें काम करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, रियली इट अब मेक्स कहीं ना सेंस। कहीं उनको हाँ ठीक है। कासिम कय्यूम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तफसील से हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर को। समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। हमें तफसील के साथ बताया अली असगर ने कि पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल हैं, ट्रस्ट डेफिसिट के चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जो पास के चैलेंजेस हैं वो एड्रेस होने के बाद नाउ रीट सेक्टर इज़ रेडी टू टेक ऑफ। और अगर आप मेरिट के ऊपर देखें तो पाकिस्तान में जो लोगों को चैलेंजेस रहते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट के मसाइल रहते हैं, वो इस वजह से रहते हैं कि कोई पूछताछ नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं है कि किसी बिल्डर ने कोई बुकिंग की है और उसके बाद वो गायब हो गया और फिर वो इमारत भी नहीं रहती, स्ट्रक्चर भी नहीं रहता, पेपर भी नहीं रहते और कोई किसी की जाके कहाँ शिकायत करे, कोई जवाबदेही वाला इदारा भी जो है वो आके इन चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। बट रीट्स प्रोवाइड्स अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विच जो डेवलपमेंट एडवाइज़र है उसकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो पैसे हैं वो बैंक के एस्क्रो अकाउंट में आ जाते हैं, बिल्डर के पास उस वक्त तक नहीं जाते जब तक वो अपने माइलस्टोन्स को मैच ना कर ले। जो कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड करना है, अभी आपके पैसे लेके बिल्डर अपने आप को ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके खुद ही चीज़ें ख़रीद के और नुकसान में ज़मीन बेच के चला जाता है। बट इन द रीट सेक्टर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास ज़मीन का टुकड़ा चला जाता है रीट्स में जाने के बाद और 1 रुपये का भी जो ख़र्चा है कॉन्ट्रैक्ट को जो अवार्ड करने का तरीका है वो जांचने वाली बॉडी अलग है, वो ट्रस्ट एक अलग मैनेज करता है। पैसे की डिसबर्समेंट को देखना, उसको ये जांच करना कि वो सही वक्त पे काम होने के बाद ही दिए जा रहे हैं, इसके लिए एक और बॉडी है। और अगर रेंटल रीट है तो प्रॉपर्टी मैनेजर एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, यानी जो पैसा है उसकी मैनेजमेंट अलग है और हर सेगमेंट की मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी सेपरेट है। यूएई के मार्केट से मुतालिक हमें कासिम कय्यूम ने बताया कि पाकिस्तानी जो लोग कोविड के बाद दुबई में चले गए वो बहुत फ़ायदे में हैं, बिकॉज़ उस वक्त प्रॉपर्टी ने नोज डाउन किया हुआ था और जो 2% की रेंटल यील्ड है वो 8 से 10% की है। हाउएवर जो 2.5 लाख में अपार्टमेंट मिला करता था वो अब 1 मिलियन से ज़्यादा में है। और जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए भी दुबई बहुत कुछ ऑफ़र कर रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री का जो प्लेयर है वो दुबई मूव हो रहा है। सो पाकिस्तान के लिए ये एक प्लस एंड नेगेटिव दोनों तरह की सूरत हाल है कि दुबई इज़ कमिंग अप एज अ बैकअप। हमारे नेशनल स्टेडियम्स वीरान होते हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो वीरान होती है और दुबई के अंदर हमारी इंडस्ट्री जाती है। हमारे प्लेस की जो रिकॉर्डिंग है वो अब दुबई में होने लगी। सो आई वंडर इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान की जो 22 करोड़ से 30 करोड़ की आवाम का जो नंबर है वो सिर्फ शायद इसलिए रह जाए कि उसके नाम पर कर्ज़े IMF से अप्रूव हो और 8 खरब सालाना की तनख्वाह ब्यूरोक्रेसी ले और जो पेमेंट का बर्डन है वो आवाम के ऊपर रह जाए। नाज़रीन, इस तरह के तज्ज़िये एनालिसिस का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।